सखी तुलसीदास जी ने जो सवाल उठाए तो उन पर आप लोगों पर भी मेरा काफी अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वही बातें बार बार आ रही है। पर ये मजबूरी है कि उन चीजों को फिर से दोहराया जाए, क्योंकि साथी तब थे नहीं। एक तो उनका कि भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन अगर सही था तो फिर ये बिखरा क्यों हुआ है? मतलब उसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन अपने आप में संज्ञा का विषय नहीं है, उसके अंतरराष्ट्रीय कारण भी है, क्योंकि कम्युनिस्ट आंदोलन पूरी दुनिया में ही बिखरा हुआ है। क्योंकि 20वीं शताब्दी की जो क्रांतियां हुई, 1956 में सोवियत यूनियन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हुई, उसके साथ साथ जो सोवियत यूनियन पर डिपेंडेंट थे एक तरह से देश जो ईस्टर्न यूरोप के, तो उनमें भी हुई। बाद में बचा है चीन, तो वहां भी कार्ल माओ की मौत के बाद पूंजीवाद की जब पुनर्स्थापना हुई, तो उसके बाद जो एक क्राइसिस पैदा हुआ है, कम्युनिस्ट आंदोलन का क्राइसिस जो पैदा हुआ है, तो उससे पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट आंदोलन उससे उभरने के लिए जूझ रहा है। लेकिन इस संकट को हम लोग किसी भी तरह से मार्क्सवाद के संकट के रूप में नहीं देखते हैं। फिर जो कम्युनिस्टों के पीछे मतभेद है, ये भी एक सच्चाई है। बहुत से संगठन हैं इस देश में, तो सबकी अलग अलग लाइन है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति मार्क्सवाद के अध्ययन के द्वारा, आज की दुनिया के अध्ययन के द्वारा और इस देश के जो हालात हैं उनके अध्ययन के द्वारा यह जान सकता है कि इन मतभेदों में किसका पक्ष सही है और किसका गलत है। और दुनिया में जब भी पूरा कम्युनिस्ट आंदोलन का इतिहास बताता है कि जब भी कम्युनिस्ट आंदोलन को सेटबैक्स लगे तो उनमें बिखराव आया, अलग अलग ग्रुप बने। फिर जो सही होता है वक्त के साथ वो विचार आगे बढ़ता है, वो लाइन आगे बढ़ती है। तो ये बिखराव अपने आप में किसी तरह से भी कम्युनिस्ट आंदोलन की राह में कोई रुकावट नहीं बनता। जो विचार इनमें से सही होगा तो वक्त उसको सही साबित करेगा। तो मार्क्सवाद मतलब क्या है, वो आज की दुनिया में रेलिवेंट है कि नहीं है, वो भारत को ठीक से समझ सकता है कि नहीं समझ सकता, ये एक अलग बात है। कम्युनिस्ट आंदोलन की जो समस्या है वो एक अलग प्रश्न है। इन दोनों को अलग अलग करके मेरे ख्याल से देखना चाहिए। ये बात आती है कि रूस की पार्टी ने बहुत जल्दी इंकलाब कर दिया, चीन की पार्टी ने बहुत जल्दी इंकलाब कर दिया, सबने जल्दी कर दिया, हम ही लोग क्यों रह गए? तो रूस की पार्टी, हम लोगों, हमारे देश का जो इतिहास था, हमारे उस समय जब पार्टी बनी उस समय जो हालात थे वैसे रूस में नहीं थे। रूस किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं था, चीन भी गुलाम नहीं था। मेरे ख्याल से जितने देशों में क्रांतियां हुई वहां कोई भी देश उस तरह से गुलाम नहीं था, उपनिवेश नहीं था किसी का, हम लोग गुलाम थे। चलिए ठीक, जैसे लैटिन अमेरिका गुलाम होने के बावजूद भी उसकी चीज से कंटिन्यूटी नहीं टूटी थी कभी, जैसे हमारे देश के साथ हुआ। हमारा देश पूरे का पूरा का उपनिवेश बना, तो भारतीय समाज की जो चीज से कंटिन्यूटी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने तोड़ी। उसकी हम लोगों ने चर्चा की कि फिर किस तरह से यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पैदा हुआ, किस तरह से यहाँ इंटेलिजेंस पैदा हुआ, किस तरह उसमें से कुछ लोग कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ आए, किस तरह से हमारी पार्टी शुरू में से ही विचारधात्मक कमजोरियों से ग्रस्त रही। 1920 में पार्टी बनी, ताशकंद में एम.एन. रॉय ने बनाई, तो एम.एन. रॉय का यही था कि मैं वहां से चिट्ठी पत्री द्वारा ही हिंदुस्तान में क्रांति कर दूंगा। वो जहाँ के जो लोग लागत में चिट्ठी लिखता था। तो 1925 में बनी, सत्यवाद के नेतृत्व में पार्टी बनी। तो सत्यवाद का ये कहना था कि मैं नेशनलिस्ट हूँ, मार्क्सिस्ट नहीं हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव थे। फिर 1933 में जाकर अंतरराष्ट्रीय जो बरादर पार्टी थी उनके कहने पर, उनके सुझाव जब समझाने पर हमारे यहाँ सेंट्रल कमेटी बनी, और 1933 से लेकर 51 तक हमारी पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो जैसे हमारी पार्टी जो कमजोरियां थी उसके निश्चित ऐतिहासिक कारण थे, इसलिए नहीं हो पाया। तो कोई भी जैसे मानव कहता कार्य कारण संबंध, तो कार्य कुछ होता है तो उसका कोई निश्चित को कारण होगा, तो हमें उस दौर में, इतिहास के उस खास दौर में वो कारण तलाशने होंगे।
फिर तक जो पार्टी जितनी पुरानी होती जाती है उतनी क्रांति दूर होती है। ये बात एक महीने में सही भी है। अगर वो सच में कोई क्रांतिकारी पार्टी है तो वो 100 साल तो जिंदा नहीं रह सकती किसी पूंजीवादी व्यवस्था में। और कोई पार्टी है क्रांतिकारी पार्टी बहुत लंबा समय भूमिगत रहेगी, जैसे हमारे थे बहुत से कम से कम 40-40 साल से भूमिगत है, लेकिन कभी कुछ नहीं किया, उनको गैरकानूनी गतिविधि नहीं की। कोई हमारे सीनियर कांग्रेस बताया करते कि लेनिन ने कहा कि कोई पार्टी बहुत लंबा समय भूमिगत रहे तो पार्टी अपने विपरीत में बदल जाती है। हम लोग का मानना है कि हमारे यहाँ 1933 से लेकर 1951 तक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी पार्टी रही। 51 से जब पार्टी ने तेलंगाना का जो संग्राम बावसूरी से पीछे हटे और वो प्रक्रिया 1958 में अमृतसर जो पार्टी कांग्रेस हुई उसमें एक निश्चित मुकाम पर पहुंची, जब पार्टी पूर्णतः क्रोशेव की लाइन पे चली गई और क्रांति का प्रत्याग कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन तो रहा, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी उस रूप में नहीं कभी रही। नक्सलवादी हुआ तो उसी पे एमएल बनी, तो वो मार्क्स और लेनिनवाद की बुनियाद पर नहीं बनी थी। बहुत से कम्युनिस्ट लोग यहाँ रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन वो एक सच्ची सरवारा जैसे कोई क्रांतिकारी पार्टी उसके बाद बनी ही नहीं पाई भारत देश में। तो इससे हम लोग इतने नाउम्मीद नहीं है कि बनेगी नहीं। उसके लिए पूरे देश में कोशिशें चल रही हैं ऐसी पार्टी संगठित करने के लिए। फिर भारतीय कम्युनिस्ट का आविष्कार है संशोधनवाद का भी, ये बात भी सही है, लेकिन सिर्फ इसी का नहीं है। सभी यहाँ जो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठन है वो इन दोनों चीजों का शिकार नहीं है। कई संगठन तो सही जन दिशा पर भी अमल कर रहे हैं, लेकिन अभी मतलब पूरी जो दुनिया में जो हालात हैं अभी कम्युनिस्ट आंदोलन के फेवर में नहीं है कई महीनों में, लेकिन उसके विस्तार में भी जाना मुमकिन नहीं है हम लोग के लिए। तेलंगाना का संघर्ष बेवक्त था तो इसलिए कुचला गया। जब तेलंगाना में जो कम्युनिस्ट आंदोलन के संघर्ष हुआ तो उसने जात पात खत्म नहीं की, आज ही 2 क्लास सिस्टम चलता है। तेलंगाना जो था उसका कुल पीरियड ही 5 साल का है, 1946 से लेकर 51 तक। 51 में तो 51 में तो वापसी ले लिया। कल एक साथी यहाँ कह रहे थे कि तेलंगाना में जो जमीनें दलितों को नहीं दी गई थी, पार्टी ने जमीनें एक्वायर कर ली थी, समंतों से छीन ली गई थी जमीनें। पार्टी का ये प्रोग्राम था उस समय, अंतरा थीसिस जो थी कि वो जमीनें बांटी नहीं जाएंगी, उनके कोऑपरेटिव या कलेक्टिव फार्म बनाए जाएंगे। लेकिन इसके पहले कि पार्टी इस नीति पर चलती आगे, उसके पहले ही नेहरू की सरकार ने वहां सेना भेजी और उस आंदोलन को लहू की नदियों में डुबो दिया। वो बेवक्त नहीं था, वो एक वक्त पे था। मतलब अफसोस इस बात का है कि वैसे ही आंदोलन पार्टी ने अन्य जगहों पर नहीं खड़े किए, और जो देश में अलग अलग जगह जो आंदोलन चल रहे थे खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में, आप सुमित सरकार की किताब पढ़ लीजिए मॉडर्न इंडिया, तो उस समय इंडिया में पूरा एक अपसर्ज की स्थिति थी वर्किंग क्लास में भी। जैसे शिवराम एक वो बिहार के कानून है मिशन, शायद उनका कोई उनकी शिवराम मिशन इस तरह का नाम है, शिव कुमार मिशन, तो उनका मुमायर यूपी के वो मैंने पढ़े थे। वो उन्नाव में वो लिखते हैं कि उसी समय तेलंगाना जैसा एक और आंदोलन मतलब खड़ा होने की पूरी जमीन थी, लेकिन पार्टी ने पहल करनी नहीं दिखाई। वो पार्टी की कमियां थी सर बहुत सी, उसमें हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं। वो असमय नहीं था, वो समय पर था और उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। पार्टी को उसको ठीक से तैयारी करनी चाहिए थी। पार्टी को अर्बन सेंटर्स पर जो वर्किंग क्लास की मूवमेंट थी और ये तमाम आंदोलन थे, इनको एक सूत्र में परोकर उसको साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ जोरदार हमले में उसको प्रवर्तन करना चाहिए था। इसमें पार्टी असफल रही, बल्कि हम लोग तो उल्टी बात कहेंगे इसे। फिर उसकी तुलना पेरिस कम्यून से उन्होंने की कि पेरिस कम्यून में मतलब कम्युनिस्टों को मार्क्स कहते रहे थे हम लोग, अभी हम सत्ता पे कब्जा करने का समय नहीं है, लेकिन वो कम्युनिस्ट नहीं थे। उसमें जो लीडरशिप थी वो अराजकतावादियों के हाथ में थी, ना कि मार्क्सवादियों के हाथ में। सोवियत यूनियन में जो अलग अलग देशों पर जो हमले हुए चेकोस्लोवाकिया, तब तक वो कोई समाजवाद की रक्षा की नहीं थी, वो सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद नहीं था, बल्कि सोवियत यूनियन का वो है कि जैसे वो चीन की पार्टी ने सामाजिक साम्राज्यवाद का नाम दिया था, वो था। सोवियत यूनियन में 1956 में जब वहां की पार्टी की 20वीं कांग्रेस हुई, उसमें क्रोचेव एक सिद्धांत लेकर है जिसको 3 पीसफुल्स की नीति कहा जाता है। पीसफुल
ट्रांजिशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और पीसफुल कंपटीशन। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी है अब पूरी जनता की पार्टी और सोवियत राज्य पूरी जनता का राज्य। इसको अगर हम मार्क्सवादी विचारधारा की कसौटी पर कसो जाए तो कहीं से मार्क्सवाद से डिपार्चर था। तो 1956 से दुनिया के बहुत से कम्युनिस्ट क्रांतिकारी मानते हैं, चीन की पार्टी भी मानती थी जब तक वो क्रांतिकारी रही, कि सोवियत यूनियन का कैरेक्टर बदल गया। 56 में वहां पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हो गई। उसके बाद तो उसका जो पूरा कैरेक्टर था वो साम्राज्यवादी देश जैसा था। तो वो कोई इसको हम सवाल अंतरराष्ट्रीयवाद का दर्जा नहीं दे सकते। एक सवाल इन्होंने उठाया कि मतलब भारत में तो बहुत से परिवर्तन, लेकिन जाति जैसी तस बची हुई है। इसका जवाब तो अभिनव ने दिया था कि जाति जैसी तस नहीं है। जैसे पैदा हुई, की पेपर में भी लिखा था कि कास्ट क्लास ओवरलैपिंग था, कि वो मध्य युग में टूटने लगा, अंग्रेजों के समय फिर टूटा, और आजादी के बाद तो उसमें बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं, जिसकी हम लोग बार बार चर्चा करते हैं। सूरज जायसवाल भी इसको बहुत ज्यादा अंडरलाइन करके लिखी है कि जाति की 3 विशेषताओं में से 2 विशेषताएं लगभग लुप्त होने के किनारे हैं। आज किसी पंजाब में देखिए, मतलब जैसे पंजाब में इधर मतलब सतलुज दरिया के इस पार मालवा जिसको बोलते हैं, जहाँ मजली सिख ज्यादा है, और दौतन में चमार जाति के इधर ज्यादा है। आज वहां चमार जाति के चमड़े का काम करने वाले नामात्र होंगे। सभी लोग सर्वे सेक्टर में टीचर बहुत ज्यादा, वहां से ज्यादा टीचिंग लाइन बहुत ज्यादा गए लोग वहां, और कुछ लोग विदेशों में गए हैं। और मालवा में मजली सिख हैं, वो कोई सफाई का काम नहीं करते। उन्होंने सिख धर्म जब अपना लिया तो सफाई का काम छोड़ दिया। पंजाब के जो जुड़े थे उनको मजली सिख कहते हैं, और पंजाब में जो सफाई का काम हरियाणवी सफाई सेवक करते हैं। मालवा के पंजाबी जो सफाई सेवक हैं वो काम नहीं करते। और पंजाब के जो मालवा इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है दलितों की। वैसे भी पंजाब में दलितों की सबसे ज्यादा परसेंटेज पंजाब में सबसे ज्यादा है, और मालवा के दलितों में अम्बेडकर को शायद ही वो जानता है। वो वहां अम्बेडकर के बारे में इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, वहां अम्बेडकर का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर की जो नीति थी रिजर्वेशन की, उससे मजली सिखों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो टूटा है, जाति आधार श्रमविभाजन भी टूटा है, और कास्ट हायरार्की टूटी है। आज किसको मजबूर नहीं किया जाता सत्ता की तरफ से, जबरदस्ती तुम यही काम करो। और जो काम हो रहा है, जैसे जो अतीत की कंटिन्यूटी के रूप में वो हो रहा है, वो बड़े पैमाने पर टूटा भी है। फिर एंडोगामी की हम लोग बात करते हैं कि ये बची हुई चीज है, अभी भी बची हुई है, लेकिन यह भी टूट रही है। इसमें भी दरारें पड़ रही है, वो कितनी पड़ेगी आगे, लेकिन चाहे कोई डोमिनेट नहीं है अभी मुख्यतः तो वही चीज है। अरेंज मैरिज, जाति में लोग शादी करते हैं। शहरों में भी जो आगे हैं यूपी बिहार से या अन्य राज्यों से, जब पंजाब में आए हैं, तो जब शादी उन्हें अपने बच्चों को करनी तो अपनी जाति का ही वो ढूंढते हैं। ये चीज भी है। जैसे एंडोगामी अभी भी मुख्य है, वो जाति की जो कुछ है मुख्य रूप में वो बची हुई है। वो जैसे अम्बेडकर को रद्द करके दलितों से नहीं किया जा सकता। जैसे अम्बेडकर में क्या रद्द करते हैं हम लोग, ये सवाल है, और उसको लेकर दलितों का कोई भला नहीं सकता। अम्बेडकर के में से जो रद्द किया जाना चाहिए, उसको रद्द किया ही जाना चाहिए, और उनको अगर रद्द नहीं करेंगे तब दलितों को सेटल करना दिक्कत होगा। थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे। दलितों को मार्क्सवादी विचारधारा के उसी में उनको सेटल किया जा सकता है, वही उनकी मुक्ति का राह है। अम्बेडकर उनको उनकी मुक्ति के राह से दूर ले जाता है, अम्बेडकरवाद। और अम्बेडकर को रद्द करना कहीं भी कोई बाधा नहीं बनता। हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं। हम लोग का संगठन में ज्यादातर दलित साथी हैं। बहुत से दलित साथियों को हम लोगों ने रंगन नायक कम्मा की किताब पढ़ाई, वो अम्बेडकरवादी थे, वो मार्क्सवादी हो गए। जैसे पेपर में क्या चर्चा हुई थी कि अम्बेडकर के जो मध्य प्रदेश के आंदोलन थे वो ज्यादातर नाकामयाब हुए। इसका हवाला धनंजय कीर ने जो अम्बेडकर की बायोग्राफी लिखी है उसमें है। तो इसमें हम लोगों ने कभी भी नहीं कहा कि अम्बेडकर गणेश पूजा करने के लिए वो हक मांग रहे थे, उससे गणेश के भक्त हो गए। ये बाकी दलितों का डेमोक्रेटिक राइट था कि वो क्या करना चाहते हैं, वो गणेश पूजा करना चाहते हैं, मंदिर में जाना चाहते हैं, वहां से पानी लेना चाहते हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट था। जैसे जनेऊ पहनने की बात की कि जनेऊ पहनना चाहता है, हक है उसका,
गुर्जर जनजाति की तरफ उसको मिलना चाहिए। लेकिन क्या दलितों की मांगे यही थी? अम्बेडकर बार बार दलितों को कहते हैं कि गंदा मांस मत खाओ, कि जो उच्च जाति के लोग तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुम लोगों का संस्कृत स्तर बहुत नीचे है, तुम लोग गंदे संदे रहते हो, खूब डांटते थे दलितों को, तुम लोग गंदा मांस खाते हो। और अगर दलित को रोटी नहीं मिलेगी तो वो गंदा मांस नहीं खाएगा तो और क्या करेगा? मतलब भूखा मरता दलित वो कहीं जहां पशुओं को फेंका जाता है वहां से मांस ला के नहीं खाएगा तो क्या करेगा वो? क्या रोटी की समस्या दलित की समस्या नहीं थी? क्या भूमि की समस्या? उसके बाद जमीन हो, जैसे कास्ट सिस्टम के तहत जो ऊंची जाति थी उनके पास जमीन थी और दलित को जमीन रखने का हक ही नहीं था, जमीन रखता था उसको मार दिया जाता था। अम्बेडकर की रचनाओं में एक जगह चर्चा आती है कि दलित ने अपने घर कुछ मेहमानों को बुलाकर देशी घी खिला दिया तो ऊंची जाति ने उन पर हमला किया। जैसे वो मेहमानों को घी तक नहीं खिला सकते थे, जमीन तो रख ही नहीं सकते थे। क्या ये उनकी मांग नहीं थी कि जो एक बेसिक मांग नहीं थी कि उनके पास रोटी हो, उनके पास रहने के लिए घर हो और उनके पास पहनने लायक कपड़ा हो? क्या जनेऊ इससे ज्यादा महत्वपूर्ण था? हमारे यहाँ पर एक कहावत चलती है, पेट ना बढ़िया रोटियां सबसे गलत रोटियां। इसके रोटी नहीं तो किसी गलत को महत्व नहीं, किसी बात का कोई महत्व नहीं है। हिंदी में है भूखे पेट में भजन में पाला, जेल मतलब रोटी जरूरी है आदमी के लिए। और सम्मान की बात कौन करता है? जिसका पेट भरा हुआ है। जैसे मिडिल क्लास दलित की प्रॉब्लम है, मजदूर दलित की ये प्रॉब्लम नहीं है। और ये अभी जो सफाई सेवक हैं, जो मतलब सफाई के काम में सबसे गंदे काम में लगे हैं, सारे गंदे उठाते हैं, तो उनको मुंबई के मजदूर मैंने फिल्म में देखा तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ से वो काम करके हटते हैं तो हमें नहाने के लिए पानी तक नहीं देते ठेकेदार, और वो ठेकेदार वो भी उसी जाति में से हैं। और पानी नहीं मिलता तो हम लोग बस में नहीं चढ़ सकते क्योंकि बदबू आती है हम लोगों में से, हमें मास्क नहीं पहनने को दिया जाता। क्या ये मांग दलित की मांग नहीं है? उसकी मांग के लिए उसकी मांग क्यों नहीं उठाई जाती? और ये उसकी सबसे बुनियादी मांग है। वहां हादसे होते हैं, गद्दा एक मजदूर की आंख निकल जाती है तो उसको एक रुपया को मुआवजा नहीं देता। ये तो अभी फिल्म बनी है अनंत प्रवर्तन की, जय भीम कॉमरेड, उसमें दलितों के जीवन का ब्यौरा आता है। और दलितों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उससे कोई इनकार ही नहीं है। अगर वो न्याय अत्याचार नहीं होता तो 5 दिन हम लोग यहाँ बैठ के क्यों कसरत करते? अगर ये मुद्दा नहीं होता, उन पर ये होता है। और उसका भी एक क्लास एलिमेंट है, गरीब दलित पर ज्यादा होता है, ऊंचे दलित ऊपर उठ गए उन पर कम होता है। एक टीचर दलित है, वो 50,000 तनख्वाह लेता है, गाड़ी में जाता है अपने स्कूल में या कॉलेज में, कॉलेज में 1 लाख लेता है, तो उसका साथी कहता कोटे वाला है तो उसका आत्मसम्मान को ये बात गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन दलित जो मजदूर दलित है उसकी पीड़ा करके तो उसकी पीड़ा कुछ भी नहीं है, उसका कोई इज्जत ही नहीं है। कहा जाए पंजाब में जो धनी वो है वो उनकी महिलाओं को अपना समझते हैं, मतलब इतना उन पर डिपेंडेंस है, जमीन नहीं है उनके पास तो उन पर डिपेंडेंस है उनकी, तो उनके इज्जतों के साथ रोज खिलवाड़ होता है। तो उनकी मतलब ये मांग हम लोगों का मानना है कि ये बेसिक मांग है, ये बुनियादी मांग है। और इस पर अम्बेडकर ने कभी भी दलितों को सेटल करने और लामबंद करने की कोशिश नहीं की। और जो की कोशिश लामबंदी की या कोशिश की मतलब उनको मोबिलाइज करने की कोशिश की, जिसकी हमने चर्चा की, महार सत्याग्रह के बाद वो भी छोड़ दी। ह्यूमन राइट्स से अम्बेडकर बहुत बड़े चैंपियन थे, उसमें तो सती ने बात की। और ह्यूमन राइट्स का अम्बेडकर के जीवन में उतना नगन, उतना घिनौना हनन जो तेलंगाना में हुआ, उससे बड़ा अम्बेडकर के जीवन में नहीं होगा। जहां मुंबई के सड़कों पर जब राले निन्नवे का विद्रोह हुआ तो तब भी तो अम्बेडकर सत्ता नहीं थे ना, 46 में हुआ था, जिसमें लिखा है किसी ने लेख गीत लिखा किसका लहू है कौन मरा, मुंबई की सड़कें जब लाल लाल हो गई थी तो उस पर अम्बेडकर ने क्या किया था? क्या जनेऊ पहनना ह्यूमन राइट्स है? लोगों को गली में गोली से भून देना, इस पर कुछ ना बोलना था? क्या ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ये करते हैं, कास्ट दे के अपनी जाति दे के उनके हाथ में आते हैं? तो ह्यूमन राइट्स तो किसी के भी छीने जाए तो जो उसका चैंपियन उसके खिलाफ लड़ेगा, लेकिन अम्बेडकर वहां तो नहीं लड़े, उनके खिलाफ नहीं बोले। फिर लगे जाति का सवाल क्रांति नहीं होता, इसमें एकदम हम लोगों की 100% सहमति है, इस पर कोई मतभेद ही नहीं है। और हम लोग ये कह भी नहीं रहे
किस सवाल को दरकिनार करते हैं, जैसे शब्दीश भी बार बार कह रहे थे, इसको कौन दरकिनार कर रहा है? फिर वही जैसे अभी हमने कहा था काल्पनिक पुतला खड़ा करके उस पर तीर चलाए जा रहे हैं। हम लोग अगर इसको इशू ही न मानते तो इतने महीने की तैयारी के बाद इसमें काफी हम लोगों का समय खर्च हुआ है। और चंडीगढ़ जैसे शहर में 5 दिन के लिए लोगों को इकट्ठा करना कोई छोटी बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं। हम लोगों का मानना है कि भारतीय क्रांति की अहम और सबसे अहम समस्या में से एक है, इसलिए हम लोग इसके प्रति गंभीर हैं। सतीश ने कहा कि अभी 5 दिन हो गए, बात आज खत्म हो जाएगी, बात ही नहीं चलती रही। और जो आगे तो काम होगा ना, बात ही करते रहेंगे फिर तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए से बात है और कुछ लोगों को तो मैदान में जाना है कि यहाँ से एक दिशा लेकर कि कैसे ये हो, जितनी हम लोगों की समझदारी है उसको बिहार में उतारना है। और हम लोग पहले भी करते हैं, आगे भी करेंगे। हम लोग इस मसले को छोड़ने के हक में नहीं है, हम लोग इसको दरकिनार करने के हक में नहीं है। हम लोग इस हक में है कि इसके खिलाफ अतीत में गलतियां नहीं, उनको भी स्वीकार करते हैं। उन गलतियों से सीखते हुए आने वाले दिनों में वो गलतियां ना हो, इस इशू को और गंभीरता से मतलब कम से बोलना एड्रेस करें। इसलिए हम लोग ये सेमिनार कर रहे हैं और इसको ना पेपर में छोड़ा गया है, ना ये बात की है किसी ने कि ये मसला ही नहीं है, और ना ही पेपर में ऐसी तो बात आई है। इतना कहते धन्यवाद।